हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 16 एएमयू एंट्रेंस के लिए। एएमयू बीएससी एंट्रेंस 2027 के लिए हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं सीरीज़ अपनी 2027 प्रिपरेशन की। लेक्चर नंबर 16 होने वाला है एंड ये सेकेंड लास्ट चैप्टर होने वाला है आपके जोलॉजी का, क्लास 11th का। नाउ लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। फ्री प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्या क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं और उसका एलिमिनेशन कैसे होता है। एक्सक्रीशन और ईजेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक्सक्रीशन का मतलब हो गया कि रिमूवल हम कर रहे हैं मेटाबॉलिक वेस्ट का, वेयर इज ईजेशन का मतलब हो गया अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल होना। ठीक है, एक्सक्रीट रिमूवल हो गया बॉडी से, ईजेशन आपका विद इन द बॉडी भी हो सकता है, अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल। उसके बाद एनिमल्स एक्यूमुलेट करते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आयंस जैसे कि Na+, K+, क्लोराइड आयन, फोस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा, ईदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और बाय एक्सेस मेटाबॉलिज्म। एनिमल्स जो है, एनिमल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अमोनिया प्रेजेंट होगा, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या फिर एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी में हो रहा है। मेटाबॉलिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो कि डिफाइनिंग फीचर होता है, क्योंकि ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट ही होगा। तो ये सभी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट ही होंगी। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमोनिया सबसे टॉक्सिक टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है। मतलब जो भी वेस्ट जो इसको एक्सक्रीट करते हैं वो मोस्ट टॉक्सिक टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं। किसके थ्रू बनता है, कहाँ बनता है, फॉर्म्ड इन लिवर, इंपॉर्टेंट है, कहाँ बनता है, लिवर में, बाय डीएमिनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। रिक्वायर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एक्सक्रीटेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमोनिया जो है क्या सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रखता है, सबसे ज़्यादा किसकी, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि वाटर पर डिपेंडेंसी सबसे ज़्यादा किस पे है, सीक्वेंस लगाएं। तो लास्ट अभी हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, तीनों को सीक्वेंस में लगाएंगे लास्ट में अमाउंट ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज़्यादा वाटर किसके पास है, कौन यूज रिक्वायर करता है, अमोनिया। जनरली एक्सक्रीटेड बाई डिफ्यूशन अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेसेस इन फिश और अमोनियन आयंस। अमोनोटेलिक एनिमल्स उन्हें कहेंगे जो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स इसके 2 एग्जाम्पल्स रहते हैं, जिसके अंदर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर स्पंजेस, हाइड्रा, क्रेफिश, एक्वाटिक इंसेक्ट्स आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है इनमें से एक्वाटिक इंसेक्ट्स। उसके बाद वर्टिब्रेट्स में कौन आ जाता है, वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं टेडपोल ऑफ फ्रॉग, एक्वेटिक एम्फीबियंस और बोनी फिशेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रिक कैसे है, क्योंकि बोनी फिशेस होती हैं, कार्टिलेजनस फिशेस होती हैं, तो अलग अलग एग्जाम्पल अलग अलग नाइट्रोजनस बेस में है। तो सबसे पहले अगर अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया क्योंकि टॉक्सिक है तो बोन्स इसको ऐसा ट्रिक याद रखनी है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि बोन्स होती हैं थिक, तो टॉक्सिसिटी इजीली क्या करेंगी, बियर कर सकती हैं। इस वजह से बोनी फिशेस इसके एग्जाम्पल में आएंगी, एज अ ट्रिक इसको याद कर सकते हो। यूरियोटेलिक में आपका यूरिया जो एक्सक्रीट करें, जो कि कहाँ बनेगा, लिवर में बनेगा, किसके थ्रू बनेगा ये भी पूछा जाता है। इसको कौन सी साइकिल बोला जाता है ये भी पूछते हैं, ऑर्निथीन साइकिल। 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक, सबसे अगर अमोनिया से कंपेयर किया जाए तो 1 लाख गुना कम टॉक्सिक कौन है, यूरियोटेलिक वाले हैं, और रिक्वायर करता है कम पानी ऑब्वियसली। इसके एग्जाम्पल में मैमल्स आते हैं, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आते हैं और कार्टिलेजनस फिशेस इसमें आएंगी। यूरियोटेलिक में कार्टिलेजनस आएंगी। स्मॉल अमाउंट ऑफ रिटेन हो जाता है आपके यूरिया जो है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन हो जाता है किडनी में, क्योंकि उसको ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करनी होती है। ये आपका क्लास में बताया जाता है। यूरिकोटैलिक की बात करते हैं तो यूरिक एसिड के थ्रू जो एक्सक्रीट करेंगे वो यूरिकोटैलिक हो जाएंगे। मेनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नाइट्रोजनस वेस्ट, प्यूरिन्स। इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि रिपीटेडली इसके PYQs में पूछे गए हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स इसके एग्जाम्पल में आएगा, और कुछ इंसेक्ट्स आ जाएंगे। एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड के थ्रू, किसके फॉर्म में, पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में, विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। मतलब सबसे कम लॉस कहाँ होता है पानी का, यूरिकोटैलिक में। तो हम अगर ओवरऑल तीनों को मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग,
अमाउंट ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज़्यादा वाटर लग रहा था हमारा अमोनिया में, उससे कम लगा यूरियोटैलिक में, और सबसे कम लगा यूरिकोटैलिक में। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा आता है पूछने को, ठीक है। और एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं। क्रिएटिनिन की बात करेंगे तो ये ब्रेकडाउन ऑफ क्रिएटिन से बनता है, फोस्फेट इन इंसेक्ट्स। इसमें नोट करने वाली बात क्या है, यूरिकोटेलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लैंड वर्टिब्रेट्स। जो लैंड वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके लिए यूरिक वाला जो है, यूरिक एसिड वाला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से के लिए, जो शेल्ड एग्स रिलीज़ करते हैं उनके लिए, बिकॉज अगर उसका शेल्ड एग के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है, अगर वो अमोनिया या यूरिया अगर मतलब उसके थ्रू एक्सक्रीट करता है अमोनिया या यूरिया के थ्रू, तो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा उस एग के अंदर ही इन दोनों चीज़ों का, जो कि एक टॉक्सिसिटी इंक्रीज करेगा एंड देयर विल बी द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्ब्रियो। इसी वजह से जो यूरिकोटैलिक वाले हैं वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं एंड ये लैंड वाले जो शेल्ड एग्स प्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बीइंग ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स, इस वजह से जब शेल टूटेगा ना तब इजीली वो निकल सकते हैं, क्योंकि वो इनसॉल्युबल होते हैं, पेस्ट के फॉर्म में होंगे, पैलेट के फॉर्म में होंगे। तो जैसे ही एग टूटेगा उसमें से अलग से वो एक्सक्रीशन अलग से आउट हो सकता है, इस वजह से वो मिक्स नहीं होगा आपके एग से, ठीक है, एम्ब्रियो से। अब कौन सा एनिमल किस तरीके का एक्सक्रीशन करेगा, जैसे फिश एंड एम्फीबियंस शेललेस एग्स अगर हैं तो अमोनिया या यूरिया हो सकता है। मैमल्स में यूरिया होता है यूजुअली, एस्केरिस अर्थवॉर्म्स में दोनों होता है अमोनिया एंड यूरिया। वेयर स्पाइडर्स और बर्ड्स के अंदर जैसे पेंगुइन के अंदर जेनिन एंड ग्वानिन प्रेजेंट होते हैं एज एन नाइट्रोजनस बेसिस, ये भी आपके एक्सक्रीट होते हैं एज ए वेस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्लेम सेल्स को और कहा जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया से पूछा जाता है कि प्रोटोनेफ्रिडिया किसके पास प्रेजेंट होता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा प्लेटी हेलमेंथिस। उसमें भी फ्लैटवर्म या फिर इन्हीं को क्या कहेंगे, प्लेनेरिया कहेंगे। रोटीफर्स, कुछ एनालिड्स और सेफेलोकॉर्डेट्स इसमें आते हैं, और एनसीईआरटी में एम्फिओक्सिस भी हमारा लिखा हुआ है। ये ऑस्मो रेगुलेशन करने में इम्पोर्टेंस है, आयनिक एंड फ्लूइड रेगुलेशन करवाते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन उसे ही कहा जाएगा। नेफ्रीडिया अर्थवर्म और एनालिड्स में पाए जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल्स हैं, पूछे जाते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन एंड रिमूव करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स कहाँ, कौन से इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स जैसे कि आपके इंक्लूडिंग कॉकरोचेस, उसमें ये आपके पाए जाएंगे। एंड नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन दोनों चीज़ें यहाँ पर हो रही होंगी। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, एंटीनल ग्लैंड्स का या ग्रीन ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है, क्रस्टेशियंस जैसे कि प्रॉन्स में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, पेयर ऑफ यूरेटर होता है, 2 पेयर ऑफ किडनी हो गई, उसी से आपका यूरेटर निकल रहा होता है। इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर सिंगल होता है, यूरिनरी ब्लैडर एंड सिंगल यूरेथ्रा होता है, ठीक है। किडनी की जो शेप होती है वो पूछी जाती है, बीन शेप्ड होती है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में। किडनी जो है आपकी एक्सटेंड करती है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन में लास्ट ईयर, मतलब बहुत सारे PYQs में आपके ये देखा गया है कि किडनी एक्सटेंड करती है बिटवीन T12 यानी कि लास्ट थोरेसिस टू L3 यानी कि लंबर वर्टिब्रे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके डायमेंशंस क्या है, नॉट वेरी नेसेसरी टू लर्न, बट इसका जो वेट है वो इम्पॉर्टेंट है, 120 से 170 ग्राम पर किडनी, मतलब ईच किडनी का वेट इतना होता है। राइट किडनी जो है स्लाइटली लोअर होती है देन द लेफ्ट किडनी, क्योंकि लार्ज साइज लिवर जो है हमारा राइट साइड पर होता है, इस वजह से राइट किडनी थोड़ी सी लोअर होती है। बट रेड मैस का उल्टा होता है, लेफ्ट किडनी आपकी लोअर होती है दैन दैट ऑफ द राइट किडनी। अगर डोर्सल और वेंट्रल की बात करते हैं ना, सरफेसेस कहाँ से अटैच्ड होते हैं, तो डोर्सल सरफेस अटैच होता है टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, वेयर इज द वेंट्रल सरफेस जो है आपका कवर्ड होता है पेरिटोनियम से ओनली। तो इसको इन दोनों की वजह से बोला जाता है रेट्रो पेरिटोनियल स्ट्रक्चर बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि क्योंकि 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स जो होती हैं
सिर्फ और सिर्फ पीछे से कनेक्ट होती हैं, आगे से नहीं, किसी स्टेरनम वगैरह से कनेक्ट नहीं होती हैं। दैट्स वाई उनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। वो क्यों होती हैं ऐसी, पीछे से कनेक्टेड है लेकिन आगे से नहीं है? क्योंकि उसको किडनी को प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पर, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में सबसे पहले हमारा आता है रीनल फाशिया, एडिपोज लेयर एंड रीनल कैप्सूल। अब जो रीनल फाशिया है वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। एडिपोज लेयर जो कि फैट कंटेन करेगी तो फैट टिश्यू की बनी हुई है। रीनल कैप्सूल डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का अगेन ये भी बना है। किडनी के पास ये 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स है। सबसे आउटर मोस्ट ये है, फिर उसके अंदर ये, और सबसे इनर मोस्ट कैप्सूल होती है। तो फशिया जो है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी है जो कि पेरिटोनियम से कनेक्टेड है। एडिपोज लेयर फैटी टिश्यू जो कि एक्ट करेगा एज शॉक एब्जॉर्बर। रीनल कैप्सूल की बात करेंगे तो टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग शो करेगा। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें इलास्टिक प्लस कोलाजन प्लस फ्यू मसल फाइबर्स भी पाए जाएंगे। हमारी किडनी जो है, ये किडनी है, किडनी बीन शेप्ड है ना, तो उसको हम आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। इनर कॉर्टेक्स जो है 8 to 18 मेडुलरी पिरामिड्स की बनी होगी, इस शेप की बनी हुई होगी। ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स मेड्यूला, इसमें मेड्यूला होता है। अब जो पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स जो इन्वेजिनेट करता है बिटवीन मेडुला के बीच में से, वो अभी हम डायग्राम में देख रहे होंगे। ये नॉलेज हम डायग्राम में अप्लाई करेंगे तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। जो पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स इन्वेजिनेट करता है मेडुला के बीच वाले पोर्शंस में, वो होते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनाई। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। कलेक्टिंग डक्ट जो होता है नेफ्रॉन का इन अ मेडुलरी पिरामिड कंबाइन करता है बहुत सारी डक्ट से, जिनको डक्ट्स ऑफ बर्टिनाई बोलते हैं। ऑल द डक्ट्स ऑफ द बेलेनाई ऑफ मेडुलरी पिरामिड कंबाइन करेंगी एक सिंगल डक्ट बनाने के लिए, इसको माइनर कैलिक्स बोलेंगे, और बाहर निकलेगी ऑफ द पिरामिड एंड नैरो कोलोनियल पार्ट बनाएगी रीनल पेप्लिया। ये सब अभी तुम लोग डायग्राम में देखोगे तब समझ आएगा। 2 से 4 माइनर कैलाइसिस होते हैं जो मेजर कैलिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सारे मेजर कैलाइसिस अल्टीमेटली बनाते क्या है, एक ब्रॉडर डक्ट बनाते हैं जिसको रीनल पेल्विस कहते हैं, जो कि यूरिन को कैरी करके ले जाएगा किडनी के बाहर। देखो किस तरीके से है, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा दे रखा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी एंड अ यूरेटर एंड अ यूरिनरी ब्लैडर। ये सारी चीज़ें, यूरेथ्रा वगैरह सब दिखा रखा है। देखो दिस इज द किडनी, दिस इज द किडनी। किडनी वाले पोर्शन में ये है हमारे माइनर कैलाइसिस। ठीक है, ये माइनर कैलिक्स है। ठीक है, ये ब्लू वाले पोर्शन ये माइनर कैलिक्स है। उसके बाद ये बनाएंगे मेजर कैलिक्स आगे बढ़कर, और ये जो इनको कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इस तरीके के, इसके बीच में जो स्पेस खाली रह गई वो क्या कहलाएगी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनाई, जो ऊपर डेफिनेशन में बताया था। ठीक है, और इनको बोलेंगे रीनल पेपिलिया, जो कि नैरो कॉनिकल पार्ट होते हैं पिरामिड के। ये आपके मेडुलरी पिरामिड है जो कि 8 से 18 होंगे, कहाँ, मेडुला के अंदर। ये कॉर्टेक्स वाला पोर्शन हो गया और ये मेडुला वाला पोर्शन हो गया। दिस इज द रीनल पेल्विस जो कि नैरो डक्ट बनती हुई जा रही है, एंड दिस इज द यूरेटर। यूरेटर ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के पास होती हैं डेट्रूसर मसल्स जो कि स्ट्रेचेबल होती हैं। अब यूरेथ्रा 2 कंसिस्ट करता है, इंटरनल स्फिंक्टर जो कि इनवॉलंटरी है लेकिन एक्सटर्नल वॉलंटरी है। ठीक है, हमारे फंक्शन में हो सकता है, हम अकॉर्डिंगली फंक्शन कर सकते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर को। अब पाथ ऑफ यूरिन पूछा जाता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस में पूछा जाता है। सबसे पहले आपका आता है कलेक्टिंग डक्ट। डक्ट खुलता है डक्ट ऑफ बेलेनाई में, फिर आता है माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में खुलेगा, फिर रीनल पेल्विस से यूरेटर की तरफ गया, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में। देखो कलेक्टिंग डक्ट से आया होगा इधर से, फिर मेडुलरी पिरामिड्स में, मेजर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स में, रीनल पेल्विस में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, एंड यूरेथ्रा में फाइनली चला जाएगा आपका यूरिन। ठीक है, रीनल पेल्विस आपका नैरोअर होता जाता है, और रीनल पेल्विस जो यहाँ किडनी से निकला वो यूरेटर में चला जाता है टू फॉर्म यूरेटर। यूरेटर फॉर्म करता है बोथ किडनी ओपन ओब्लिकली। ओब्लिकली का मतलब क्या होता है, बैक फ्लो को रोकने वाला। इनटू द यूरिनरी ब्लैडर खुलता है। वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के पास स्मूथ मसल्स होती हैं जिनको डेट्रूसर मसल्स कहते हैं, जो कि हेल्प करती हैं कॉन्ट्रैक्शन में।
ड्यूरिंग यूरिनेशन, जिसको मिक्चुरेशन भी बोल सकते हो, यूरिन एग्जिट करता है यूरिनरी ब्लैडर से इनटू यूरेथ्रा। ठीक है, अब मेल्स में यूरेथ्रा लॉन्गर होता है और फीमेल्स में यूरेथ्रा शॉर्टर होता है कंपैरेटिव टू दैट ऑफ द मेल्स। नाउ रीनल पेल्विस की बात करेंगे, यूरेटर की और यूरिनरी ब्लैडर की एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, ये सब आपके ट्रांजिशनल एपिथेलियम से लाइंड है, यानी कि हाईली स्ट्रेचेबल पोर्शंस हैं, ये इजीली स्ट्रेच हो जाते हैं। अब हाइलम से क्वेश्चन आता है, हाइलम की डेफिनेशन से वो भी देखेंगे। हाइलम से ऊपर वाला नर्व्स कंटेन करता है और रीनल आर्टरी, वेरएज रीनल वेन उसके नीचे होती है। ये कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। ये आपकी रीनल पेल्विस आ गई। जो स्ट्रक्चर एग्जिट कर रहे हैं हाइलम को वो ये है, ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, और जो एंटर कर रहे हैं वो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। नेफ्रॉन्स को और क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन्स को और बोला जाता है क्या? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। हर एक किडनी हमारी कितने नेफ्रॉन्स की बनी होती है? ये क्वेश्चन आता है। ईच याद रखेंगे, ईच किडनी इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, ये भी पूछ सकते हैं। हर एक नेफ्रॉन के पास क्या होगा? ग्लोमेरुलस होगा, और बाकी जो होंगे स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। तो ग्लोमेरुलस की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। टफ्ट ऑफ कैपिलरी होती है जो कि फॉर्म होती है ब्रांचिंग ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल एंड ईफरेंट आर्ट्रियोल। ईफरेंट का मतलब हो गया जो लीव आउट करेगा, एग्जिट करेगा, ई से ईफरेंट, ई से एग्जिट। ठीक है, अब रीनल ट्यूब्यूल किन किन को कंसिस्ट करेगा? बाउमिन्स कैप्सूल को, पीसीटी को, लूप ऑफ हेनले को एंड डीसीटी को। ठीक है, अब बाउमिन्स कैप्सूल जो है हमारा डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लोमेरुलस को क्या करेगा? ये है हमारा बाउमिन्स कैप्सूल, इसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट है? ग्लोमेरुलस है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। बाउमिन्स कैप्सूल के पास दो लेयर होती हैं, विजरल अंदर वाली लेयर को कहते हैं, पैराइटल बाहर वाली को कहेंगे। दोनों ही फ्लैट स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती हैं। एपिथेलियम सेल्स ऑफ विजरल लेयर यानी कि जो इनर वाली लेयर है वो मोडिफाई हो जाती है क्या बनाने के लिए? पोडोसाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग कि पोडोसाइट्स क्या होता है, पोडोसाइट्स क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो यानी कि जो विजरल लेयर है उसके अंदर जो स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स हैं वो क्या बनाते हैं? पोडोसाइट्स बनाते हैं। पोडोसाइट्स जो कि अरेंज होते हैं in an intricate manner so as to leave some minute spores species, filtration splits या फिर स्लिट पोर्स के नाम से जानते हैं। पोडोसाइट्स अब क्यों बनते हैं? कुछ सेल्स आपके स्क्वेमस एपिथेलियम के कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं एंड पोडोसाइट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पोडोसाइट वो सेल्स होते हैं जो पोडो का मतलब आपका क्या हो गया? पोर्स हो गया। साइट का मतलब सेल। तो ऐसे सेल्स जो स्पेसेस लीव आउट कर जाएं, यानी कि फिल्ट्रेशन स्लिट्स बना जाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, स्लिट पोर्स। ठीक है, वो बन जाएं, तो वो आपके पोडोसाइट्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब अगर हम मालपीगियन ट्यूब्यूल की बात करते हैं तो ये भी पूछते हैं कि मालपीगियन बॉडी की रीनल कॉर्पसल। ठीक है, इसको रीनल कॉर्पसल बोल सकते हो। ऊपर रीनल ट्यूब्यूल्स पढ़ के आए हो, वो 4 चीज़ों से मिलके बना था। वेरएज यहाँ हम रीनल कॉर्पसल की बात कर रहे हैं जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स मिलकर के बनते हैं। फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि इन दोनों को किन 2 चीज़ों को मिला करके बनाया गया है रीनल कॉर्पसल। तो ग्लोमेरुलस एंड बाउमिन्स कैप्सूल जब कंबाइन हो जाते हैं, मतलब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिला करके क्या बोला जाता है? रीनल कॉर्पसल। ठीक है, एफरेंट का मतलब हो गया जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए इसको रटो, कुछ भी करो लेकिन याद रखना तुम्हें ज़रूरी है। ईफरेंट का देखो, इसका लॉजिक भी है कि ईफरेंट पतली क्यों है? क्योंकि एग्जिट करते में प्रेशर का खेल रहता है। ठीक है, वो यहाँ पर पढ़ोगे अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन PYQ का भी है, तो इम्पॉर्टेंट है, लीव नहीं कर सकते इस टॉपिक को। तो ओवरऑल अगर मैं बताती हूँ, एफरेंट डायमीटर ज़्यादा वाला, ईफरेंट डायमीटर कम वाला, ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर ये है एंड ये है हमारा कप शेप्ड स्ट्रक्चर बाउमिन्स कैप्सूल। अब ईफरेंट यानी कि एग्जिट करने वाला जो है वो नैरोअर होता है देन दैट ऑफ द एफरेंट आर्ट्रियोल। क्यों? क्योंकि सो एज टू प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस टू फिल्टर आउट द वेस्ट, मेंटेन करने के लिए प्रेशर को, ईफरेंट में प्रेशर से जाएंगी चीज़ें तो नैरोअर होनी ज़रूरी है। ठीक है,
अब ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। दिस इज़ द ग्लोमेरुलस जिसमें एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल्स है। ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है। देन आपका पीसीटी आ गया, ये आपका डीसीटी आ गया, डीसीटी सॉरी ये आपका लूप ऑफ हेनले आ गया। दिस इज़ द लूप ऑफ हेनले जिसमें ये नीचे जाते वाला जो है, ये नीचे जाने वाला जो है, ये वाला जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब है। वेयर एज ये जो नीचे ऊपर जा रहा है यहाँ से इस तरीके से वो असेंडिंग लिम्ब है। फिर ये आपका डीसीटी है एंड देन आपका ये है पेरिट्यूबुलर आर्टरीज, ठीक है, जिससे आपके कलेक्टिंग डक्ट्स निकल रहे होंगे और ये कलेक्टिंग डक्ट दूसरे से जुड़े हुए होंगे, ठीक है, याद रखना। ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो होते हैं ना वो सिंगल किसी एक नेफ्रॉन के नहीं होते, सेवरल नेफ्रॉन्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा ईफरेंट है यहाँ से वो लेकर के चला जाएगा फिल्टर कर पीसीटी से, फिर लूप ऑफ हेनले से जा कर के फिर वो निकलेगा कहाँ, यहाँ निकल आएगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाते हुए, ठीक है। लूप ऑफ हेनले का जो थिक पार्ट है वो स्क्वैमस एस क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होगा, सिंपल। वेरएज जो थिन पार्ट है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होगा। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो है इफरेंट आर्ट्रियोल बनाते हैं जो कि फाइन नेटवर्क बनाते हैं कैपिलरीज का रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड सर्कुलरली, ठीक है, उनको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोला जाएगा। वेरएज वासा रेक्टा जो है एक माइन्यूट वेसल है जो कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से बनेंगी, उसके पैरेलली रन करेंगी बेसिकली लूप ऑफ हेनले की यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाकर। ये जो है दिस इज द स्ट्रक्चर की बात हो रही है, वासा रेक्टा। अब वो इम्पोर्टेंट नहीं था इतना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है और इसको अच्छे से भी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में हमारे आते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। याद रखोगे कॉर्टिकल वाले जो हैं 85% पाए जाते हैं, वेयरएज जक्स्टा मेडुलरी वाले जो होंगे वो सिर्फ 15% पाए जाएंगे। लेकिन मेजर इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि कॉर्टिकल वाले क्योंकि कॉर्टेक्स तक ही पहुंच सकते हैं, किडनी के सिर्फ कॉर्टेक्स तक पहुंच सकते हैं, इस वजह से इनके पास शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होगा। मान लो ये हमारी किडनी थी तो लूप ऑफ हेनले इस तरीके का स्ट्रक्चर था तो बस कॉर्टेक्स तक पहुंच सकता है। वेयरएज जक्स्टा मेडुलरी का लूप ऑफ हेनले लंबा होगा जो कि आपके मेडुला ऑफ द किडनी पहुंच सकता है। मेडुलरी रीजन ये है तो इतना लंबा होगा, याद रखोगे इतना होगा, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जिस तरीके से जक्स्टा मेडुलरी का नाम लंबा चौड़ा है उसका लूप ऑफ हेनले भी उतना लंबा होगा, ठीक है। कॉर्टिकल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स में ऑब्वियसली, तो यहाँ पर वासा रेक्टा एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या होता है आगे पढ़ोगे। वासा रेक्टा और काउंटर करंट मैकेनिज्म प्रेजेंट होगा जक्स्टामेडुलरी के अंदर। किस तरीके से यूरिन की फॉर्मेशन होती है, 3 स्टेप्स में होती है यूरिन की फॉर्मेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलोगे, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करेंगे तो फिल्ट्रेशन आपका ब्लड का ग्लोमेरुलस के अंदर हो रहा है, जो भी वेस्ट होगा उससे निकल जाएगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, फिल्ट्रेशन करने के लिए ब्लड की 3 लेयर्स बनाती है और ये तीनों लेयर्स से क्वेश्चन भी आता है। एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, ये पीवाईक्यू में है, याद रखने वाली बात है। बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड विजरल एपिथेलियम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल जिसके पास क्या होते हैं, पोडोसाइट्स होते हैं। फाइन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कॉजिंग passing of almost all constituents of plasma except protein like albumin and RBC into the lumen of the Bowman's capsule, इसी को अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहेंगे। रिजल्टेंट प्रेशर को नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर बोलते हैं, वो कितना होता है न्यूमेरिकली वो भी देखेंगे। ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन 3 डिफरेंट प्रेशर्स की वजह से हो रहा है। सबसे पहला ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि 60 से 70 mmHg होता है, जो कि फेवर करेगा फिल्ट्रेशन को। वेयरएज ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 30 mmHg, ठीक है, ये अपोज करेगा फिल्ट्रेशन को। वेयरएज कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये भी फिल्ट्रेशन को अपोज करता है, 20 mmHg होता है। तो नेट कितना होगा इफेक्टिव प्रेशर, वो आपका इन दोनों को माइनस प्लस करने से आएगा, दैट इज 10 mmHg, जो कि इंपॉर्टेंट है। रीनल ब्लड फ्लो किसे कहते हैं, अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय किडनीज इन 1 मिनट, कितना रिसीव हो रहा है 1 मिनट के अंदर ब्लड, वो है RBF किडनी को।
वो कितना होता है 20 से 20% ऑफ द कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट, या फिर ये क्वेश्चन पूछते हैं 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाई ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इन 1 मिनट, उसका 1/5 कितना हो गया आरबीएफ, तो फिर 1100 से 1200 ml, जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रीनल प्लाज्मा फ्लो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये कितना होता है 55% ऑफ आरबीएफ, यानी कि 1100-1200 का भी क्या 55% करना पड़ेगा, यानी कि 600 से 700 ml पर मिनट आरपीएफ होता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि जीएफआर की फुल फॉर्म बताओ, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन दैट फिल्टर्स आउट इनटू द किडनीज फ्रॉम ग्लोमेरुलस इन 1 मिनट। तो जीएफआर टोटल कितना होता है 125 ml पर मिनट होता है, और पर डे कितना हो जाएगा 180 लीटर पर डे। लेकिन क्या 180 लीटर पर डे यूरिनेशन होता है? नहीं होता। मतलब इतना फिल्ट्रेशन अगर हो रहा है तो इनमें से भी कुछ रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, मोस्टली रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। वो कैसे होगा आगे देखोगे। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि जीएफआर जो कि 125 ml पर मिनट और पर डे के अकॉर्डिंग 180 लीटर हो रहा है। तो लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं डेली यूरिन एक्सक्रीशन कितना हो रहा है 1 से 1.5, यानी कि इसका मतलब हो गया 99% ऑफ द जीएफआर जो है रीएब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में वापस से। रीएब्जॉर्प्शन होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन की वजह से। सबसे पहले होगा पीसीटी के अंदर। ये क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ पर होता है, तो ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन रह चुका है, तो याद रखेंगे पीसीटी में होता है। ठीक है, मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर होती है। सेल्स ऑफ पीसीटी के पास माइक्रोविलाई भी होते हैं, तो हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर हो सकता है। वेयरएज हेनले लूप में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये 2027 में आने के 100% चांसेस बनेंगे अगर इस पेपर से क्वेश्चन, इस चैप्टर से पेपर में क्वेश्चन आता है तो। बहुत इंपॉर्टेंट है हेनलेज लूप। हेनलेज लूप में रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है कौन सी लिम्ब में, पूछा जा सकता है असेंडिंग लिम्ब में। याद रखेंगे डिसेंडिंग लिम्ब में परमिएबिलिटी किसकी होती है, वाटर की होती है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। और असेंडिंग में किसकी परमिएबिलिटी होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की। और इम्परमिएबिलिटी भी पूछते हैं। डीसीटी में क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल मतलब अगर इम्पॉर्टेंट है रीअब्जॉर्प्शन कराना तभी होगा, ठीक है, इमरजेंसी में ही होगा, ऑन द इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन की वजह से। ठीक है, कोलॉइडल डक्ट की बात, कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं, तो इसमें पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू वाटर चैनल्स, जिनको आप एक्वापोरेंस भी कहते हो। ठीक है, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात करते हैं तो मेनली एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पड़ा था, पीसीटी एंड डीसीटी में, तो वहाँ पर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, अलाउ करता है पैसेज ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। क्यों? क्योंकि उसको ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करके रखनी होती है। नाउ द पार्ट कम्स काउंटर करंट मैकेनिज्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। काउंटर करंट मैकेनिज्म, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इनटू द हेनले लूप। सबसे पहले क्या होगा, फिल्ट्रेट का हेनले लूप में आना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगी, फ्लो ऑफ ब्लड इन वासा रेक्टा। जो लूप ऑफ हेनले था उसी के नीचे यू शेप्ड स्ट्रक्चर वासा रेक्टा था, तो वहाँ पर ब्लड का फ्लो। और हेनले लूप और वासा रेक्टा आपस में क्या कोऑर्डिनेशन करते हैं, ये तीन चीज़ों को मिलाकर काउंटर करंट मैकेनिज्म बनता है। ठीक है, दो कंपोनेंट यहाँ पर पार्ट इस सेपरेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। तो इंपॉर्टेंट सल्यूट्स भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, NaCl और यूरिया। ठीक है, कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ जक्स्टा मेडुलरी में होगा, ऊपर पढ़ के आए हुए हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोलैरिटी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, 300 से 1200 पहुँच जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछते हैं डायरेक्शन क्या रहती है, कॉर्टेक्स में रहता है आपका 300 मिली ऑस्मोल, वेयरएज डीप मेड्यूला में अगर पहुंच जाते हो, क्योंकि डीप मेड्यूला क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जक्स्टा मेडुलरी की बात हो रही है, तो वहाँ 1200 पहुंच जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इम्पॉर्टेंट भी होता है ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना। ठीक है, NaCl जो है कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पूछ लेता है कि कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्टेशन चलेगा, तो असेंडिंग लिम्ब में। एक्सचेंज हो जाता है डिसेंडिंग लिम्ब में ऑफ वासा रेक्टा। याद रखोगे NaCl कहाँ से कहाँ जाएगा, असेंडिंग लिम्ब
ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कहलाएगा। और मान लो दूसरे कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं और ये हो जाएगा आपका वासा रेक्टा। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेस लूप में एक्सचेंजमेंट हो रहा होता है NaCl का, बहुत इंपॉर्टेंट है। Similarly, small amount of urea enter in thin segment of the ascending limb of Henle's loop, which is transported back to the interstitium by collecting tubule. बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या है? टू हेल्प मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करना, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन एन ईजी पैसेज ऑफ द वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग डस्ट, दस कंसनट्रेट्स द यूरिन 4 टाइम्स कंसनट्रेट हो जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंसनट्रेशन बढ़ती है। Micturition reflects the act of passing out urine, that is urination, through a small neural mechanism, जिसको micturition reflex कहते हैं। ये बहुत easy है समझना। देखो मान लो CNS में हमें जनरेट हुआ मैसेज कि स्ट्रेच रिसेप्टर्स और ज़्यादा स्ट्रेच हुए, उन्होंने सेंसरी नर्व्स के थ्रू इम्पल्स भेजा CNS को कि नाउ देयर इज़ अ टाइम टू एक्सक्रीट आउट द यूरिन। तो CNS क्या करेगा? मोटर नर्व्स के थ्रू डेट्रूसर मसल्स पर जोर डलवाएगा एंड रिलैक्सेशंस पर, जिससे इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर इनवॉलंटरीली खुल जाएगा और वॉलंटरीली हम एक्सटर्नल को क्या कर सकते हैं? मिक्चुरेशन करवा सकते हैं। जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है, अराउंड 200 से 400 ml प्रेशर बढ़ता है, ब्लैडर एक्सपेंड करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेच रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स भेजते हैं CNS को एंड मोटर के थ्रू क्या होता है? सिंपैथेटिक इमरजेंसी कंडीशन, वेरेस पैरासिम्पैथेटिक जो कि नॉर्मल रिलैक्सिंग कंडीशन है। तो इसमें क्या होगा? यहाँ क्या होगा? डेट्रूसर्स रिलैक्स कर जाएंगे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्फिंक्टर वाला, वेरेज यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा डेट्रूसर पैरासिम्पैथेटिक के केस में, और इंटरनल वाला क्या कर रहा होगा? रिलैक्स कर रहा होगा। कंपोजिशन ऑफ यूरिन पता ही है, डेली 1 से 1.5 पर डे होगा। pH स्लाइटली एसिडिक होता है यूरिन का, ये भी याद रखना ज़रूरी है। कलर पेल येलो होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिन एंड यूरोक्रोम। वाटर 96% होता है, यूरिया 2% होता है, जो कि 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया आपका पर डे एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स अराउंड 1% ही होते हैं सिर्फ। उसके बाद कुछ एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके यूरिन में पाए जाते हैं, जैसे कि अल्बुमिन हो गया, बाइल सॉल्ट्स हो गए ना, ग्लूकोज कीटोन बॉडीज़, क्रिएटिन वगैरह हो गया। डायूरेटिक्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो इंक्रीज कर देते हैं अमाउंट ऑफ वाटर एक्सपेल्ड फ्रॉम आउट ऑफ द बॉडी एज यूरिन, दैट इज़ NaCl लॉस्ट हो जाता है इस टाइम पर टी, कॉफ़ी और अल्कोहल की वजह से। ये नेचुरल डायूरेटिक्स हैं, ये कंडीशन अराइज हो सकती है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी का जो फंक्शनिंग है, हाइपोथैलेमस, JGA एंड सर्टेन एक्सटेंट हार्ट कंट्रोल कर रहा होता है, एंड ये पूरा ओवरऑल मैकेनिज्म इनवॉलंटरी होता है एंड दिस इज़ नॉट वॉलंटरी। ठीक है, सबसे पहला ADH हार्मोन की तरीके से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ADH कब रिस्पॉन्सिबल है? GFR कम हो रहा हो और ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही हो। मान लो ऑस्मोलैरिटी नॉर्मली 300 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो गई तो ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या कर जाएंगे? एक्टिवेट कर जाएंगे, जो कि हाइपोथैलेमस से जा कर के बोलेंगे कि तुम रिलीज़ करो ADH को। हाइपोथैलेमस तो उसको बनवा देगा, लेकिन रिलीज़ करने का काम क्या है? न्यूरो हाइपोफाइसिस का है। ADH रिलीज़ हो गया तुम्हारा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया तो क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, GFR वापस से बढ़ जाएगा एंड ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है बहुत। JGA की बात करते हैं, वहीं JGA सेल्स में आपसे ये पूछा जाता है मैक्यूला डेंसा सेल्स कौन कौन सी चीज़ों से मिलके बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, JGA कंसिस्ट करता है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, मैक्यूला डेंसा सेल एंड ग्लेसी सेल्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, PYQ की क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है। DCT आपके कॉलमनार हो जाते हैं जब वो इन करते हैं, कांटेक्ट में होते हैं। जब मान लो DCT था और एफरेंट वाला था, इन दोनों को, और ईफरेंट वाला था, है ना, इन दोनों को कंबाइन किया तो क्या बन गया? मैक्यूला डेंसा सेल्स बन गए। ठीक है, इसी को रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम बोलते हैं, रास मैकेनिज्म कहते हैं। मान लो GFR कम हो गया है, BP कम हो गया है, GBF कम हो गया है, तो उसके रिस्पॉन्स में JG सेल्स रिलीज होते हैं जो कि रेनिन रिलीज कराएंगे। एंजियोटेंसिनोजिन यानी कि जो कि इनएक्टिव है उसको एक्टिव करवा देंगे। और कहाँ पर कौन सा एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है ये याद रखना है, लिवर में कौन सा होता है, लंग में कौन सा होता है, ये इंपॉर्टेंट है।
तो याद रखेंगे JGA और ADH ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं अगर तुम्हारी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जा रही है और GFR कम हो जा रहा है, तो उनको बढ़ाने का काम कौन करवाएगा? आपका ये दोनों चीज़ें करवाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टल पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PCT वाला पोर्शन और कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री नेट्रियूरेटिक फैक्टर जो है ना, ये क्वेश्चन आता है, इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं, साथ ही इसका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है, अपोजिट इफेक्ट होता है जो आपके JGA और ADH कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर GFR ऑलरेडी बढ़ा हुआ होगा तो उसको कम करने का काम किसका है? ANF का है, ठीक है। एट्रियल वॉल रिलीज़ करती है इसको, BP के बढ़ने की वजह से यानी कि GFR के बढ़ने की वजह से ANF रिलीज़ होगा, वेजोडाइलेशन होगा, जिससे GFR तुम्हारा कम हो सकता है, ठीक है। तो ये सब मिल करके आपके फंक्शनिंग को मेंटेन करके रखते हैं। पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कैल्शियम लेवल कम करने के लिए, कैल्शियम लेवल बढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कुछ और भी आपके एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लंग्स होते हैं। लंग्स आपका लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एक्सक्रीट करवा देते हैं। लिवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, ये भी बहुत से चीज़ों को, स्टीरॉयड हार्मोन्स को वगैरह को एक्सक्रीट करा देता है। वेरएज स्किन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्वेट। स्वेट में ये कंपोनेंट्स आते हैं, पूछे जाते हैं। एंड सीबम में कौन से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सीबम में यानी कि सेबेशियस ग्लैंड में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, स्टीरोल, हाइड्रोकार्बन एंड वेक्सेस। डिसऑर्डर्स अगर देखें तो यूरेमिया क्वेश्चन आता है, ये पूछते हैं कि यूरेमिया क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया है कि यूरिक एसिड है, यूरिया का एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। रीनल कैल्कुलाई, स्टोन एंड इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइट सॉल्ट्स, ग्लोमेरुलाई नेफ्राइटिस जो कि आपके इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई की वजह से हो रहे हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस डेफिशिएंसी ऑफ ADH की वजह से है। रीनल फेलियर मतलब किडनी फेलियर, और रीनल फंक्शनिंग टेस्ट मतलब आपका टू इवेल्यूएट या फिर ऐसे किडनी फंक्शनिंग, इन्यूलिन इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। होमियोस्टेसिस मतलब आप मेंटेनेंस कर रहे हो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट की। ह्यूमन यूरिन जो होता है एसिडिक होता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है जो कि एक्टिवली सीक्रेट होते हैं फिल्ट्रेट के अंदर, ठीक है। तो विद दिस हमने लेक्चर नंबर 16 आपका कवर किया। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब।